पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक। आज हमारे बीच उपस्थित हैं जनवादी किसान सभा के जिला अध्यक्ष माननीय रामाश्रय पाल जी, जो कि हमेशा अपने विचारों के माध्यम से आम जनमानस व समस्त देशवासियों को जगाने का कार्य करते हैं। किन्हीं न किन्हीं बिंदुओं पर अपने विचार को प्रकट करते रहते हैं और लोगों को हमेशा सचेत करने का कार्य करते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था या अर्थनीति इस समय किन स्थितियों में है। सरकार तो दावा करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से आकर 3रे नंबर पर इस समय पहुंच चुकी है, जबकि यहीं पर हमारे विपक्ष के नेतागण हमेशा कह रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जा रही है। आइए हम आपको ले चलते हैं जनवादी किसान सभा के जिला अध्यक्ष माननीय रामाश्रय पाल जी के पास और जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर आपके क्या विचार हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। इस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जो सरकार यह दावा करती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस समय 3रे नंबर पर आ चुकी है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, देश की जो अर्थव्यवस्था है, पहली बात तो जान लीजिए अर्थव्यवस्था है क्या। थोड़ा सा मुझे याद आ जा रहा है, चाणक्य की नीतियां हैं। कौटिल्य ने कहा था अर्थनीति की सेवा करना ही राजनीति है। तो फिर अर्थनीति की सेवा करना ही राजनीति है। और अर्थनीति क्या है? उत्पादन के चरित्र की अभिव्यक्ति को अर्थनीति कहते हैं। तो मामला साफ हो जाए कि अर्थनीति या अर्थव्यवस्था है क्या। अर्थव्यवस्था की ही सेवा, अर्थनीति की ही सेवा ये राजनीति कर रही है। ये पहले से था, आज भी है। दरअसल थोड़ा सा मैं आपको ले जा रहा हूं, जब अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस पर एक दार्शनिक थे, एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ ने कहा कि देश की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होती है वो देश उतने दुनिया में संपन्न माना जाता है। उसको दार्शनिक ने कहा गलत बात है। जिस देश के उत्पादक किसान और मजदूर जितने मजबूत होगा, जितने उसकी शक्ति बढ़ेगी, उतने देश को मजबूत माना जाता है। ये एडम स्मिथ ने जो कहा गलत बात है। अर्थव्यवस्था देश की जो है वो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में। दरअसल सरकार दावा तो कर रही है कि मेरी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। दरअसल अर्थव्यवस्था तो बढ़ ही रही है भैया। कौन कह रहा अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है? भाई 171.15 करोड़ रुपया जो है हमारा, जो है अंतिम सरकार में, जब सरकार ने बजट दिया था उस समय का था। ये 1952 का पहला पार्लियामेंट का चुनाव होता है। उस समय जो हमारी केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 400 करोड़ रुपए का बजट था। 400 करोड़ की जीडीपी थी। वही उसके 6 साल पहले 171 करोड़ की थी। सवाल इस बात का है कि अर्थव्यवस्था हमारी जो है अभी 2019 में 19 लाख 700 कुछ करोड़ के आसपास थी हमारी। नोटबंदी के समय, नोटबंदी के बाद की बात है। और आज हमारी अर्थव्यवस्था करीब 45-46 लाख के करोड़ के आसपास है। मेरे देश की जो अर्थव्यवस्था है ये तो बढ़ेगी ही। अगर आमदनी बढ़ेगी, अगर हमारे यहाँ खाने वाले बढ़ेंगे तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही। खाने वाले बढ़ेंगे, जनसंख्या रहेगी तो खरीदार बढ़ेंगे।
खरीदार बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से श्योर है कि आमदनी मेरी बढ़ेगी। अगर हमने डीजल पेट्रोल की अगर कीमत में देखा जाए तो डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा खरीदने वाले गरीब जनता है, देश की जनता है। गाड़ियां जनता ने खरीदा, गाड़ियां डीजल पेट्रोल जनता ने खरीदा, और जो भी है खाद्य सामग्री सारी की सारी चीजों जनता ने खरीदा। तो खरीदार अगर हैं तो आमदनी बढ़ेगी, लेकिन ये तय होना चाहिए कि ये आमदनी किससे हो रही है। ये आमदनी जो है मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है या देश की जनता के पास आ रही है। इसका जो ये पूंजीवादी कंसेप्ट है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक जो है एक अरबों खरबों रुपया रोज कमा रहा हो, एक जो है वही उसी के कारखाने में काम करने वाला आदमी 500-600 दिहाड़ी कर रहा हो। ये उत्पादन करने वाला पूंजीपति तो कुछ भी नहीं करता है। पूंजीपति तो केवल अपनी पूंजी के बल पे केवल जनता का श्रम का शोषण करता है। जनता का श्रम का जितना बड़ा शोषण होगा उतने मजबूत होगा पूंजीपति, उतने ताकतवर उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। दरअसल थोड़ी देर के लिए एक मामला और साफ कर लीजिए। आप काना ही जा रहे हैं, मैं काना नहीं चाह रहे थे लेकिन का ही रहे हूं। दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी पूंजी श्रम का जमा हुआ ठोस रूप, इसको कार्ल मार्क्स ने परिभाषित किया था। तो जो भी देश की अर्थव्यवस्था है, ये देश के गरीबों, उन किसानों, मजदूरों के श्रम का, खरीदारी का, जीएसटी के रूप में चाहे हो, चाहे स्टैंप के रूप में हो, चाहे टिकट के रूप में हो, चाहे शोषण के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, यही गरीब जनता का जमा हुआ ठोस रूप भी आपके देश की जीडीपी है, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। दरअसल ये व्यवस्था जो है देश की जो है, ये जीडीपी जो है, जीडीपी हमारे देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है, इस पर हमारे देश की जो सरकारें हैं, इन सरकारों को देश की जनता तो चुनकर भेजती है गवर्नेंस करने के लिए, तो ये एक तरफ से उन पूंजीपतियों के मैनेजमेंट कर देती है। दुनिया के टॉप 10 पूंजीपतियों का और दुनिया के जितने पूंजीवादी कंट्रियां हैं, उनके वित्त मंत्री का सचिव इस साल में एक बार बैठक करता है कि महंगाई कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि ये अर्थनीति ये केवल अपने देश की नहीं है, अर्थनीति की बात अगर आप करना ही चाह रहे हैं मुझसे, तो अर्थनीति पूरे विश्व की है। पूरे विश्व में जो भी युद्ध भी चल रहा है, आज नहीं सदियों से डूब आया है, ये अर्थनीति पे ही आया है। हर एक देश अपना माल महंगा बेचना चाहता है, जो हम पैदा करते हैं उसको हम महंगा बेचना चाहते हैं, जो हम खरीद कर लाते हैं उसको हम सस्ता खरीदना चाहते हैं। ये व्यापार का एक नियम है। तो हमारे यहाँ जो पैदा होगा उसको हम बेचेंगे, हमारे यहाँ खाने से ज्यादा पैदा होगा। उत्पादन, विनिमय, उपभोग, इसी 3 चीजों पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। इसी 3 चीजों पे हर देश की अर्थनीति है। और सबसे एक चीज और है कि जो 1900 मैं आपको ले चल रहा हूं, 1940 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था, पूरी दुनिया का वित्तीय सम्राट, 1940 में उसका पतन होने के बाद दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था, दुनिया की नंबर 1 की व्यवस्था, सुप्रीमो पावर लेकर निकला है अमेरिका आया है। इसलिए वहां ने, अमेरिका ने पूरे दुनिया में थोप दिया कि पूरे दुनिया का व्यापार होगा तो डॉलर से होगा, डॉलर से व्यापार हो। 1940 से अमेरिका, क्योंकि ऐसी व्यापारिक संधियां हैं, ऐसे देशों का गुट है, ऐसे उन लोगों का काउंसिल है, ऐसा उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जो हर चीजों को तय करता है, जो सबकी दस्तखत होती है। यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के वित्त मंत्री, यहाँ के विदेश मंत्री, सब लोग जाकर के जो है उन संधियों को, उन इकरार
जो करार होता है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो गन से लेकर के परमाणु से देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर, ये जो इसका टोटल मालिक हुआ अमेरिका। इसलिए आज पूरी दुनिया पे अमेरिका का शासन है। उसके विरुद्ध, अमेरिका के विरुद्ध अगर अमेरिका की लड़ाई लड़ी थोड़ी देर के लिए, उस समय मैं 1917 की बात करना चाहूंगा। 1917 में यूएसएसआर जो पूरी दुनिया में समाजवाद के लिए लड़ा, स्टालिन के नेतृत्व में 1 करोड़ 42 लाख सेना 4 साल की हुकूमत में परास्त हो गई और वहां जो स्टालिन के नेतृत्व में समाजवादी गवर्नमेंट बनी। तो ये जो अर्थनीति है, दुनिया में 2 ही प्रकार की अर्थनीति होती है भाइयों, इसको अच्छी तरह से आप लोग जान लीजिए। मैं देश की जनता के सामने कहना चाहूंगा, देश की 2 अर्थनीतियां हैं। यही अर्थनीति पूरी दुनिया में है। 2 तरह की अर्थनीति पूरी दुनिया में है, एक सोशलिज्म है, एक कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जो एक जो है दौलत का पहाड़ लेकर के खड़ा है, बाकी उसके पीछे, उसके पहाड़ के नीचे पूरी जनता दबी हुई है। कमा करके जनता उसी के सारी की सारी दौलत जो है जनता कमा करके कितना को पूंजीबाजी कर सकता है। एक पूंजीबाजी कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था और सोशलिज्म अर्थव्यवस्था ही पूरी दुनिया में है। लेकिन ये तय करना है, ये आप देशवासियों को जानने की जरूरत है, हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है। हमारे देश में सोशलिज्म अर्थव्यवस्था नहीं हो चुकी। सोशलिज्म अर्थव्यवस्था के लिए, सोशलिज्म अर्थनीति के लिए सरदार भगत सिंह से लेकर के तमाम क्रांतिकारियों ने अपने को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए। उन लोगों की चेष्टा थी, देश में जो उत्पादन होगा वो जनता का होगा, देश में जो कुछ पैदा होगा वो जनता का होगा। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता को गवर्नेंस करेगी। न कोई अमीर होगा न कोई गरीब होगा, जो भी उत्पादन होगा जनता के द्वारा होगा, जनता ही उसका मालिक होगी, सरकार ही उसका मालिक होगी, कोई भी कॉर्पोरेट घराना इसका मालिक नहीं होगा। ये सोशलिस्ट पार्टी जो सरदार भगत सिंह की थी और ठीक इसी के समर्थक थे बाबू सुभाष चंद्र बोस भी थे। इंडिया एक्ट का टोटल विरोध किए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भगाने की जरूरत है, वो संविधान लिखने क्या हमारा एक्ट क्या बनाएंगे, एक्ट मैं बनाऊंगा, संविधान मैं बनाऊंगा। देश में कोई पूंजीवाद, कोई भी कॉर्पोरेट घराना नहीं रहेगा, उत्पादन होगा, उत्पादन में सबका मालिकाना होगा, सबकी हिस्सेदारी होगी। और जिस पार्टनर पर रूस चला, जिस पार्टनर पर वियतनाम चला, जिस पार्टनर पर आज चीन चल रहा है, दुनिया में हलचल मचा दिया है। अर्थव्यवस्था अपने चीन की है। आज 40 साल पहले देश में चीन में 77 करोड़ गरीब थे, आज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और चीन की जो अर्थव्यवस्था सोशलिज्म है, वियतनाम की है, कंबोडिया क्यूबा की है, ऐसे ऐसे जो राष्ट्र ये कम्युनिज्म क्या नाम है, ये सोशलिज्म अर्थव्यवस्था जो लाए, वो आज उनकी जनता वो खुशहाल है, न कोई कर्ज लेना है, वो दुनिया को कर्ज दिया है। लेकिन जो कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में एक जो है मजबूत बनता है कुछ लोग। 1% लोगों के हाथ में, 1% लोगों के हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था है। 99% लोग उसके गुलाम है। दरअसल हम गुलाम हैं, इस चीज को मानना पड़ेगा। हम गुलाम हैं, आजाद नहीं हुए। आजादी तो मिले ही नहीं है, ये तो गुलामी हमको देकर के अंग्रेजों ने चले गए, देश को बांट करके, और उधर मुस्लिम लीग को, इधर जो है कांग्रेस को देकर के, गुलामी देकर के गए हैं कि यहाँ के पूंजीपति, यहाँ का जो कॉर्पोरेट घराना यही राज करेगा, यही सरकार बनाएगा और बाकी जनता कमाएगी और कमा करके जो हमारे पीछे लगेगी। दरअसल बड़े दाव से हमारा शोषित पीड़ित वर्ग कहता है कि बाहर सरकार, बाहर जनता। ऐसा तो सरकार मैंने कभी नहीं देखा। एक शेड्यूल कास्ट का आदमी जो डीएम बन जा रहा है, पिछड़ी जात का लोग डीएम बन जा रहे हैं, बाबू बन जा रहे हैं, अध्यापक बन जा रहे हैं, प्रोफेसर बन जा रहे हैं, तो बन रहे, बड़ी अच्छी व्यवस्था। लेकिन
वो डीएम बन जा रहा है, शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी क्लास का डीएम बन रहा है, चाहे वो पीसीएस बन जाए, चाहे वो बाबू बन जाए, चाहे वो कोई भी अधिकारी बन जाए, अगर नौकरशाही में है तो नौकरशाही में उसकी गुलामी करेगा। टोटल नौकरशाही पूंजीपतियों के गुलाम बनकर रह गई, आवाज नहीं उठा सकती हैं। टोटल पूंजी का एक नौकरशाही उन पूंजीपतियों के गुलाम है जिन पूंजीपतियों के नाते देश गुलाम हुआ था। देश के जो गुलामे थे, जो 250 साल अंग्रेजों ने शासन किया, इसके पहले मुगलों ने किया, उस समय भी नौकरशाही उन लोगों की गुलामी किया। आज भी नौकरशाही जो है हमारे देश की राजनीति के रास्तों से गुजरी हुई, जो हमारे शोषित पीड़ित वर्गों के लोग हैं, ये भी जाकर के उन्हीं के चौथकाजी और गुलामी कर रहे हैं, कोई निजी स्वार्थ में। देश के 80% जनता को चावल और राशन दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था है। यार क्या समझ नहीं आती बात? हम देश की जनता को रुपया बांट रहे हैं, देश की जनता को हम राशन बांट रहे हैं। 80% जनता तो हमारी जो है पात्र व्यक्ति लेकर के जो राशन कोटे में जा रही, जोड़ ला रही है, और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम लगभग 80% लोगों को हम कॉलोनी दे रहे हैं, गांवों में घर बनाने के लिए 1 लाख 1.25 लाख रुपया। भाई इसको सोचने की जरूरत है। हमारे देश की अर्थनीति क्या कह रही है कि हमारे देश का बहुत बड़ा तबका रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कमाने के लिए कोई काम नहीं है, नौकरी के नाम कुछ है नहीं है। बेरोजगार जनता ये नहीं समझ पा रही है कि हमारे देश की अर्थनीति तीसरे नंबर पर जाएगी या 1 नंबर पे जाएगी, या अमेरिका को हम पछाड़ देंगे या चीन को हम पछाड़ देंगे, ये समझ से परे है। 2.5 लाख मारी जा रही है, देश की जनता भूखों मर रही है। अरे भाई देश की जनता भूखों मर रही, पहली बात तो देश की जनता को पर व्यक्ति इनकम को बढ़ाओ। पर व्यक्ति इनकम तब बढ़ेगी, उत्पादन होगा। उत्पादन हमारे देश में होना नहीं है। सारे के सारे कल कारखाने कांग्रेस के जमाने में जो खुले थे बंद हो गए, ताले लग गए। सारे के सारे जो प्राइवेट, जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उसको भी प्राइवेटाइजेशन में किया जा रहा है। शिक्षा विभाग जो था हमारा, इसको भी प्राइवेटाइजेशन में किया जा रहा है। बताओ भैया, हम जहां बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे, आज उन्हीं बच्चों को हम बड़े बड़े मॉन्टेसरी स्कूलों में, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम तमाम स्कूलों में भेज रहे हैं मजबूरन। हमें कितना जबरदस्त सरकार के जो रहन हुआ है पूंजीपति देश के कारपोरेट घराना, जिनकी बदौलत सरकार बनती है, उन पूंजीपतियों को हम झोली भर रहे हैं कि हम देश को आजादी में जी रहे हैं। हम तो उन्हीं पूंजीपतियों की झोली भर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा, देश की जो कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में कभी भी निचले पायदान का व्यक्ति आगे उठने का कोई चांसेस उसके पास नहीं रह गया है। निचली पायदान, ये जो हमारी जो 87% जनता, इसके लिए विकास का कोई भी रास्ता नहीं है। एक केवल टुकड़े पे केवल झपटी मार रहा है। अब की बार टुकड़ा फेंक दिया सरकार ने, महानतम आमदनी पे थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल फेंक दिया, मुर्गियों की तरह सोच मार रहा उसी दाने को चुगने के लिए हमारे देश की जनता। ये परिस्थितियां ऐसी देश की बन गई है। इस मौजूदा सरकार नहीं, कोई भी सरकार आ जाए, इसको खत्म नहीं कर सकती है। इसलिए कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था है ना, जब तक सोशलिज्म अर्थव्यवस्था नहीं होगी तब जनता की सरकार नहीं बनेगी। जनता की सरकार सच तो अभी तक बनी ही नहीं। जनता के बीच में लोगों ने वोट डाला, वोट मांगा, और जातिवादी राजनीति चली, धर्मवादी राजनीति चली, लेकिन समाजवादी राजनीति नहीं चली। जो समाजवादी राजनीति होनी चाहिए था, जो सरदार भगत सिंह की कोख से निकली थी, उस्माकुल्ला, सरदार भगत सिंह, ये राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों की सोच की जो विचारधारा थी, अगर उस विचारधारा के तहत अगर देश आजाद हुआ होता तो आज देश की अर्थव्यवस्था चीन नहीं, अमेरिका नहीं,
पूरे दुनिया को होती। भाइयों, मैं आपको और कहना चाहूंगा, यही हमारा रुपया जो है, आजादी पे 1 रुपया बराबर $1 था, और आज $80 हम देंगे तो $1 पाएंगे। हमारा $1 का सामान हमें खरीदने में, अमेरिका लाने के लिए, अगर हमको अमेरिका से कोई वहां भेजना है, वहां यहाँ भेजना है, तो एक जगह में $80 दे रहा हूं। आज पूरा देश कर्ज पर टिका हुआ है। पूरे देश की जनता भी कर्ज पर टिकी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था कर्ज पर टिकी है। पूरे देश की जनता कर्ज पर टिकी हुई है। कोई घर नहीं बचा जिसके पास कर्ज ना हो। कह रहे हैं कि खीसे सी लीजिए। इसके बाद इन्हीं के लोगों ने कहा, लाइसेंस दे दिया कि माइक्रो फाइनेंस करके सब लोग बांटो, रुपया बांटो, झोला लेकर के रुपया बांटो। देश की जनता कर्ज के जाल में फंसी हुई तड़पड़ा रही मछलियों की तरह, और ये कह रहे हैं कि हमारी देश अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर जा रही है। भाइयों, बड़ा अतिशोक्त लगता है कहने में। क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं। देश की जनता, पढ़ी लिखी जनता होकर के इस तरह से मूक बनकर के पड़ी हुई है। पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी, पढ़े लिखे हमारे जो टीचर, प्रोफेसर, व्यापक PhD करके IAS अधिकारी बनकर के उस नारे को सुन करके हर हर महादेव और नारा लगा रहे हैं। बारे बारे देश की जनता, बारे देश का नौजवान, देश की अर्थव्यवस्था में देश का हमारा किसान मजदूर कर्ज के जाल में तड़पड़ा रहा हो, और राशन पाने के लिए, और कानूनी पर रहने के लिए, और कपड़ा पाने के लिए, पैसा और हर चीज के लिए लाइन में खड़ा हुआ हो। ऐसे देश के हुक्मरान ये दुनिया में चुनौती दें कि मैं तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा हूं। मैं पूछना चाहूंगा सरकारों से, किसकी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर जा रही है? रानी अंबानी की जा रही है, देश की जनता की जा रही है। महंगाई चरम सीमा पे है। रुपए का मूल्य हमारा, देखिए एक चीज और बता देना चाहूंगा, वाकई देश सोने की चिड़िया था, मैं दो राय नहीं। भारत से ज्यादा सोना पूरे दुनिया में था नहीं। ये 1882 से पेपर करेंसी नीति आती है, और धीरे धीरे जो पेपर का चलन जो है चालू होता है, और जो मुद्रा की जो रुपया हमारी थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अंत में 1935 आते आते 8000 टन सोना जो है ब्रिटिश में हमारे जो हुक्मरान थे, 8000 टन सोना रखा गिरोही। RBI का स्थापना किया। RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 लाख करोड़ रुपए की नोट छापी। इसी बीच में देश की अर्थव्यवस्था से गारंटी थी, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने ही यहाँ का जो भी सोना बचा था वो भी ले जा करके रख दिया। दरअसल ये रुपया जो देश की चल रही है, रुपया है नहीं, परिवर्तन डाल लीजिए। ये रुपया कागज है। हमने जो रुपया दिया, देश की जनता का जो रुपया था, सोना और चांदी था, जो 15 सिक्का के बराबर एक गोल्ड मोहर होती थी, जो मोहर होती थी 777 मिलीग्राम की थी। तो वो जो सोना था, असल में सोना के पाले, चांदी के सिक्के के पाले गोल्ड मोहर थे। लोग पहले राजा रजवाड़ी थे, नहीं मैंने 1-2 मोहर दिया, मैंने 3 मोहर दिया, मैंने मोहर दिया, मोहर चलती थी। लेकिन जनता में जब जनसंख्या का वृद्धि होती लगी, व्यापार जैसे बढ़ता गया, तो उस गोल्ड मोहर को चांदी के सिक्के में कन्वर्ट कर दिया गया था। चांदी के सिक्के में कन्वर्ट कर दिया गया तो ठीक है भाई, एक गोल्ड मोहर की कीमत में 15 सिक्का हो गया। बाद में उसका जो है कुछ थोड़ा सा संशोधन लाए तो 12 सिक्का में एक गोल्ड मोहर कर दिए। इस तरह से थोड़ा सा इसका जो है लंबा चैप्टर है। देश में जो मुद्रा नीति जो है, एक करेंसी नीति, इसका लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा कहने में बड़ा समय लगेगा और ये बात का मामला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में जो भी रुपया है, ये पेपर करेंसी जो है, ये रुपया है ही नहीं। देश की रुपया जो है वो मुद्रा है। रुपया दरअसल कागज हो ही नहीं सकता। अगर कागज जो होगा, रुपया होगा, वो रुपया RBI द्वारा सर्टिफाइड रुपया है, एक दस्तावेज है।
रुपया तो मेरा जमा हुआ है, आरबीआई ने कहा है मैं धारक को 100 रुपया अदा करने की वचन देता हूं, मैं धारक को 500 रुपया अदा करने की वचन देता हूं। अरे भाई मैं धारक हूं। देश की जनता ने जो सोना चांदी गिरवी रखा है, जो आरबीआई ने रखा है, वो स्वीकार कर रही है आरबीआई। मैं ये पैसा आपको दे सकता हूं, मैं वचन देता हूं, वचन पत्र है। इस वचन पत्र को लेकर के लोग काम कर रहे हैं और सारा का सारा सोना और चांदी देख रहे हैं किस रेट पे है। सोना चांदी ये आम जनता से पहुंच से बाहर हो गया। करेंसी भी जो है, पेपर करेंसी भी आउट हो जा रही है। सारा का सारा रुपया आ गया तो डिजिटल में, रुपया भी नहीं है, जमीन भी जो थी वो भी डिजिटल हो गई है। अरे मेरे भाई, ये सरकार कर क्या रही है आम जनता के लिए? सोचो, देश की जनता को ऐसी गुलामी मिला रही है जो कि न इस पार न उस पार, न जीने लायक न मरने लायक। केवल देश की जनता उन्हें मुर्गियों की तरह, पक्षियों की तरह मूड़ी ऊपर करके केवल देखे कि जनता क्या, सरकार क्या दे रही है। जनता सरकारें क्या है, पक्षियों और जानवरों से देश की जनता को बना दिया है। देश की जनता नहीं समझ पा रही है हमारी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। अर्थव्यवस्था मुट्ठीभर पूंजीपतियों के हाथ में है। 1% लोग देश के अंदर जो है, यही सारी समस्या का जड़ है। 1% लोगों के खिलाफ 99% जनता पर एक होने की जरूरत है, तब ये व्यवस्था हम सुखी और आजाद हो सकते हैं, आजादी का जश्न मना सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ सकती है, देश की जनता खुशहाल हो सकती है। अन्यथा इस कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था में ये संभव ही नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक नंबर पर हो जाए तो हमारे देश की कंगालीपना, ये गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर करने के लिए कोई मानक इनके पास नहीं है। कौरा दे दो, खाना किसी को खिला दो, कोई कपड़ा फेंक दो किसी के तन पे, किसी के लिए रहने के लिए काली ईंटा फेंक दो, ये काम हो रहा है। और ये तो जा रहे हैं सब लोग टॉप क्लास के पूंजीपतियों के खेमे में है। जो नौकरशाही है उन्हीं का गुड़ गा रही है। नौकरशाही के पास दम ही नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी, उनको डर है मैंने जो बनाया है वो सारा धराशायी हो जाएगा। देश की जनता आज जिस मुकाम पे खड़ी है और देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो रवैया है, ये नहीं लगता है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या राजतंत्र में जी रहे हैं। मैं इसी अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। आपके चैनल को बार बार मैं धन्यवाद देता हूं। मेरी बात को लोगों तक पहुंचाइए। तो आपको सर्वप्रथम हमारे दर्शकों के बीच आकर अर्थव्यवस्था और अर्थनीति पर विस्तार से चर्चा के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हार्दिक शुभकामना देते हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आपको यह विचार कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य साझा करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।